Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine and good. Today I am going to discuss about the waves. In this chapter we will discuss what do you mean by the waves, what is the waves, types of the wave, what is the behavior of the wave. First of all, I am going to share what is the wave motion. So guys, let's suppose you can see there is a rope in the hand of the person. So when the person vibrate its hand up and down, what happen? The wave produce in the rope, and the particles of the wave vibrates up and down, and the energy transfer from the point A to the point B. और यहाँ पे energy transfer हो जाएगी. तो in this way we can say that the waves carry energy and transfer the energy from one place to another place. इसको produce कैसे करते हैं? आप इसमें medium को disturb कर रहे हैं, इसमें क्या form हो रहा है? इसमें crust form हो रहा है और trough form हो रहा है. ज़रूरी नहीं है crust और trough ही form हो. हमारे पास longitudinal wave में आपके पास compression और rarefaction भी form होते हैं. कुछ वेव हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे कि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लेकिन जो वेव है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. अब ये जैसे देखें नीचे आपको नज़र आ रहा है एक स्लिंकी है, इसमें ये हैंड को वाइब्रेट कर रहा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, और यहाँ पे कंप्रेशंस और द रेयर फैक्शंस फॉर्म होते चले जा रहे हैं. कंप्रेशन क्या होते हैं, रेयर फैक्शन क्या होता है? वो पार्ट जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, ये पार्ट आपका कंप्रेशन कहलाता है. ये पार्ट जहाँ पे पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट हैं, इसको हम रेयर फैक्शन कहते हैं. तो इसमें कॉम्प्रेशन बन रहे हैं, जैसे ये देख लें, ये कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन है. जहाँ कॉम्प्रेस हो गए पार्टिकल्स वो कॉम्प्रेशन है, जहाँ पे फर्दर अपार्ट हो गए वो रेयरफेक्शन है. तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन कैन बी परपेंडिकुलर, इसमें आपको डेफिनेशन आ गई है ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. ये दोनों की दोनों वेव प्रोग्रेसिव वेव्स कहलाती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है. वेव को प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मली हमारे पास जो वाटर में वेव प्रोड्यूस करते हैं, रिपल टैंक है, ये वाइब्रेटर आपके सामने है, ऊपर लैंप लगाया गया है, नीचे ग्लास ट्रे और नीचे स्क्रीन रखी गई है जहाँ पे वेव फ्रंट को ऑब्जर्व किया जाता है. इसकी कुछ वीडियोस ओ लेवल्स में भी आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं, और ये आप देख सकते हैं जब वेव ऊपर प्रोड्यूस होती हैं तो उसका इमेज हमें नीचे स्क्रीन पर नज़र आता है. और ये दो क्रस्ट जो हैं, ये एक हमारे पास जो लाइन्स हैं ये क्रस्ट को शो कर रही हैं. ये लाइन एक क्रस्ट को शो कर रही है, दूसरी लाइन दूसरे क्रस्ट को शो कर रही है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड वेव लेंथ. ये वेव लेंथ कहलाती है आपकी. आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस. सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव लेंथ क्या है, तो ये आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें आपको मैं शो करता चलूँ. ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है कि पार्टिकल किसी भी एक पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्टेंस चेक करूँ तो ये डिस्टेंस आएगा, दिस वन इज़ अ डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर पॉइंट यहाँ पहुँच जाता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम हो गया. दिस इज़ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है. एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं. और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाता है. एक और बात, वेवलेंथ एक पूरी वेव को भी कहा जाता है. एक पूरी वेव की जो लेंथ होती है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल दिस लेंथ ऑफ द वन वेव इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वन वेव लेंथ. ये भी एक वेव लेंथ कहलाती है, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस मीटर में जो फिजिकल क्वांटिटी मीटर में हो तो आपके पास ये डिस्टेंस वेव लेंथ कहलाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे मीटर में ना हो फिजिकल क्वांटिटी बल्कि सेकंड्स में दी हुई हो, तो फिर आपके पास ये जो क्वांटिटी होगी ऑन द एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड. इसको टाइम पीरियड कहा जाएगा. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. ठीक है जी. तो डिपेंड करता है, जैसे देख लें नीचे एक्स एक्सिस में आप टाइम दिया हुआ है, तो ये एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक ये टाइम पीरियड आपको बताएगा. ये आपको वेवलेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. जहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम होती है, जहाँ टाइम पीरियड कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है. ये आपके पास रिलेशनशिप है, इसलिए फ्रीक्वेंसी के यूनिट भी आपके पास होते हैं पर सेकेंड्स. अब हम बात करते हैं कि वेव में फ़ेज़ क्या होता है, एंटी फेज़ क्या होता है, इन फेज़ क्या होता है, और फेज़ डिफरेंस क्या होता है, और कौन सी वेव लीड करती हैं, कौन सी वेव लैग करती हैं. इसके बारे में हम जल्दी से बात करते हैं. तो यहाँ पर आपके सामने कुछ वेव्स मैं आपको दोनों शो कर रहा हूँ. ये दो वेव्स आपको नज़र आ रही हैं. बहुत सिंपल तरीके से हम बात करेंगे इसमें से कौन सी वेव लीड कर रही है और कौन सी वेव लैग कर रही है. अब फॉर एग्जांपल ये आप देखेंगे कि जो पर्पल वेव है ये यहाँ नेगेटिव में है, और उस वक्त ये जो ग्रीन वेव है ये आपके पास ज़ीरो पे है. अच्छा, इसमें जो पर्पल वेव को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये ज़ीरो पे पहुँचेगी, यहाँ पर ये पहुँची ज़ीरो पे अब, ठीक है, थोड़ी देर बाद पहुँची है. इसका मतलब था ऑलरेडी कि ग्रीन वेव तो ज़ीरो पे थी, लेकिन पर्पल को तो थोड़ा सा टाइम लगा ज़ीरो पे पहुँचने में. आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू. ठीक है. तो इसका मतलब है कि ग्रीन वेव जो है यहाँ पे लीड कर रही है और पर्पल वेव यहाँ पे लैग कर रही है. लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ और उसके लिए मैं डिफरेंट कलर यहाँ पे चूज़ करना चाहता हूँ, और वो कौन सा कलर है, वो मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ. नहीं, मेरा ख्याल है ब्लू सा सही रहेगा.
तो यहाँ पर अगर मैं एक और वेव ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक वेव शुरू करता हूँ, ठीक है ना, ये वाली इस तरह की एक वेव है जो अब यहाँ से आ रही है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, जो मैंने ब्लू कलर से शो की है, ये आप देखें तो ऑलरेडी किसी पॉइंट पे है, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, मे बी 2 सेंटीमीटर 2 हो, या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5 हो या 4 हो, वट कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकता है। तो ये जो 2, अभी देखें इस पॉइंट पे जो ब्लू वेव है वो 2 शो कर रही है वैल्यू यहाँ पे, जबकि ग्रीन क्या शो कर रहा है, 0। अब ये 2 जो ये लीड कर रही है ग्रीन से भी आगे, ठीक हो गया। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। तो हम कह सकते हैं जो ब्लू वेव जो मैंने अभी ड्रॉ की है आपके सामने, ये लीड कर रही है और ये ग्रीन को भी लीड कर रही है, ये आपके पास जो पर्पल ऑलरेडी ड्रॉ हुई है उसको भी लीड कर रही है, और बाकी दोनों लैग कर रही हैं इससे। तो आई होप दिस वन ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी लीड करती है, कौन सी लैग करती है। अब आ जाते हैं डिफरेंस के ऊपर। अब हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है या फिर फेज डिफरेंस क्या होता है, और इसको हम कैसे देख सकते हैं। बहुत ही आसान है पाथ डिफरेंस और वेव डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पे इधर आपको एक्स एक्सिस पे टाइम भी दिया जा सकता है, आपको वेवलेंथ भी दी जा सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन कोई ना कोई नंबरिंग ज़रूर मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक ये आपकी एक वेवलेंथ हो गई है, ठीक है। और इस एक वेव की जो लेंथ है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे चलें, जो भी था ये 4 आ रही है आंसर। क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 4 आ रहा है। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। सेंटर में यहाँ पे देयर इज़ अ 1। अच्छा, अब आपने क्या देखना होता है, आपने ये देखना होता है कि दो पीक्स आ रही हैं जिनके दरमियान आप पाथ डिफरेंस चेक कर रहे हैं, वेवलेंथ का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो उसकी जो पीक आ रही है, मिसाल के तौर पे ये एक पीक यहाँ पर आ रही है, दूसरी की पीक यहाँ पर आ रही है। तो इसके नीचे मैंने ग्राफ में जाके देखा क्या वैल्यू आ रही है, ये मुझे नज़र आया, यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है। और इस पॉइंट के नीचे जब जो पर्पल वेव का पीक है उसके नीचे मैंने जाके देखा क्या लिखा हुआ है, 2। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया 1। 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 ही आएगा, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। अब ये 1 आउट ऑफ वेवलेंथ कितनी बनी थी मैंने आपके सामने शो की है, शुरू में देख लें। ये आपकी एक वेवलेंथ है जो आपकी कितनी है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 4 है। तो ये हो गया डिफरेंस 1 आउट ऑफ 4। ये आपका बनेगा पाथ डिफरेंस 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। चाहे आप इसको 1/4 वेवलेंथ कह लें, या अगर आप डेसिमल में देना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 0.25 ऑफ द वेवलेंथ, ठीक हो गया। ये पाथ डिफरेंस कहलाता है। अगर आप एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक वेव जो पूरा एंगल फॉर्म करती है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। यानी अगर मैं लैम्डा को यहाँ से रिप्लेस करूँगा तो मैं यहाँ लैम्डा हटाकर 360 लिखूँगा। ये चीज़ जो मेरी कहलाएगी ना, जब एंगल फॉर्म में आएगी, ये कहलाएगा फेज डिफरेंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द एंगल। ये अब कितना बनेगा, 0.25 को 360 से आप मल्टीप्लाई कर लें, आई होप योर आंसर विल बी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ जाएगा। और चाहे तो आप इसको पाई की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई की फॉर्म में कितना बनेगा, पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, सॉरी पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 होता है आपके पास। तो आप इसको पाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको π/2 कर दें, 180 डिवाइड बाई 2, ये आपका π/2 की फॉर्म में आ जाएगा एंगल। तो इस तरह से आप ये फेज़ डिफरेंस आप निकाल सकते हैं एंगल की फॉर्म में, और पाथ डिफरेंस भी। अगर नहीं समझ आया तो उसको दोबारा रिपीट करके देख लें। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, ठीक है गाइस। ये चीज़ है, अब आप देख लें, ये इन्होंने नीचे आपके सामने शो भी किया है, 1/4 लैम्डा लिखा है, 1/4 इंटू 360। जब ये आपका आएगा तो ये फ्रैक्शन में, ये आपका फेज डिफरेंस आ गया सेंटर वाला, और ये नीचे भी आपका फेज डिफरेंस ही है, लेकिन ये पाई की फॉर्म में आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा, लैग बिहाइंड क्या होता है, लीड क्या होता है। अगर नहीं आपको हुआ तो दोबारा देख सकते हैं। फेज़ 360, हाँ। और अगर दो वेव इस तरह से आ रही हैं कि लाइक हमारे पास, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि वो ओवरलैप कर जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक वेव यहाँ से ये आ रही है और दूसरी वेव भी इसी तरह से स्टार्ट हो रही है, तो अब इनके दरमियान तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो हम कहेंगे भाई ये तो 360 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, ठीक हो गया। तो जब ये इस तरह भी हो सकता है कि एक वेव यहाँ पे स्टार्ट हुई है, दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये दूसरी वेव जब आके इससे मिलेगी ना, इनके दरमियान डिफरेंस 360 डिग्री का है। लेकिन क्या कि जब ये दोनों वेव मिलेंगी आके दोबारा से, तो फिर इसी तरह से मिलेगी कि इसका, ये आप देख लें कि यहाँ पे डिफरेंस ये इन फेज़ ही होगी। इन फेज़ का मतलब ये है कि इसका जो पॉइंट होगा और जो इसका पॉइंट होगा वो एक ही फेज़ में होंगे, उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे पहले था, पहले किस तरह था कि इस तरह से था कि यहाँ पे इसके दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान डिफरेंस था, ठीक है ना, जो हमने फाइंड भी किया था। और कैसे फाइंड किया था, दोबारा पीछे रिवाइंड करके चेक कर लें कैसे फाइंड किया था, ठीक है जी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू।
एंटी फेज का मतलब क्या होता है? एंटी फेज का मतलब ये होगा कि अगर वेव ऐसा है तो दूसरे में इसको डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ये एंटी फेज है। अब ये जो एंटी फेज में आ गई है, मतलब एक पॉइंट बिल्कुल पीक पर है इसका, तो दूसरी वेव का एक पॉइंट बिल्कुल नीचे बॉटम पे आ रहा है, यानी एक क्रस्ट पे आ रहा है और एक ट्रफ पे आ रहा है। इनके दरमियान कितना फेज डिफरेंस बनता है? ये 180 बनेगा। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं इसको पीछे कंटिन्यू करता हूँ वेव को, तो ये यहाँ पे आ जाएगी और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो, या इन दो पॉइंट्स के दरमियान का आप डिफरेंस निकाल लें तो ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ आएगा हमेशा। और हाफ ऑफ द वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ भाई कि हाफ ऑफ द 360 डिग्री, और हाफ ऑफ द 360 डिग्री का क्या मतलब हुआ? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो ये आपके पास 180 डिग्री में जब भी होगा तो ये एंटी फेज कहलाएंगे। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ठीक है गाइज, ये 2 पॉइंट कुछ आपके सामने आ गए हैं। इसमें वेव के बारे में एम्पलीट्यूड बता दिया है, लेंथ आपको दी हुई है। अब देख लेंगे कितनी वेव की लेंथ है। आप देख सकते हो, ये इस तरह के क्वेश्चन तो ओ लेवल में आया करते थे, लेकिन फिर भी चले यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कितनी वेव बन गई हैं अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा। ये वेव बन रही हैं टोटल, हाउ मेनी वेव्स आर हियर, यू कैन सी 1 वेव, ये आपकी बन जाएगी, ये 2 वेव बन जाएंगी यहाँ तक, ये 3 वेव बन जाएगी आपकी यहाँ पे, और ऑलमोस्ट ये 3.5 वेव तकरीबन आपकी यहाँ पे बन रही हैं 25 में। तो आपने ये देखना होगा कि 1 वेव की जो लेंथ है वो कितनी है। तो ऑब्वियसली रेशो मेथड से निकाल लें, आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि भाई 25 सेंटीमीटर लेंथ है, इसमें 3.5 वेव बन रही हैं, तो 1 वेव कितने लेंथ में बनेगी? रेशो मेथड लगाएं और निकालें इसको, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड तो आपको नज़र आ रहा है, 7.5 का हाफ कर लें, मेरा ख्याल है 3.75 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। हाँ, अब बात आ गई फेज़ डिफरेंस की बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। वो आप कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, अभी देख लीजिएगा आपके सामने। यहाँ पे इन्होंने अच्छा 303/4 यहाँ पे वेवलेंथ ली है, और ये इन्होंने इसको रेशो मेथड से ही निकाला है। ठीक है जी, अब यहाँ पे फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा ज़रा चेक कर लेते हैं। ये अब आप देख लें, यहाँ पर आपने करना क्या है, इसको यहाँ पे आपने सबसे पहले एक ये ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन, ये 1 वेव है। अब 1 वेव में ना ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं कितने डिफरेंस पर आ गए? ये आपके पास आ गए हैं हाफ डिफरेंस पे, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक हो गया। अब ये बन गए 1/2 लैम्डा। अब 1/2 लैम्डा यानी कि अगर वेव पाथ डिफरेंस की फॉर्म में देखा जाए तो 1/2 लैम्डा है, और अगर आप एंगल की फॉर्म में देखेंगे तो 1/2 इंटू 360 है, तो ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा और पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ आ जाएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। ठीक है गाइज, अब आते हैं वेव एनर्जी के बारे में। ऑब्वियसली ये एनर्जी कैरी करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, इनको हम प्रोग्रेसिव वेव कहलाते हैं। और वो वेव जो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती बल्कि कंटेन करती हैं, उनको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक है ना? उसमें आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती बल्कि एक स्पेसिफिक उसमें रहती है, रीजन के अंदर ही रहती है। जैसे मैं भी आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें हम देखेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आम तौर पे ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब कहीं पर भी वोल्ट या करंट को देखना हो इन द फॉर्म ऑफ द वेव, या हम वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, या इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में, इलेक्ट्रिकल वेव की फॉर्म में देखना चाहते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखे होंगे ईसीजी की फॉर्म में जब हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो सीआरओ उनकी एनर्जी को या वेव को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ऑन द स्क्रीन। ये हमेशा देखें नीचे जो एक्स एक्सिस पे इसमें सीआरओ में जो क्वांटिटी होती है हमेशा वो टाइम होता है, वो आपका टाइम बेस कहलाता है। और जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे शो हो रहा होता है आपके पास, वो एम्पलीट्यूड वोल्ट्स हो सकता है, वो करंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आपको दी जाएगी। और स्केल आपको बता दिया जाएगा कि आपका यहाँ पे जैसे 1 डिवीजन इसके अकॉर्डिंगली 5 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा गाइज, ए लेवल्स में प्रीफिक्सेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको लाइट मत लिया करें, ज़रा गौर से देख लिया करें कि प्रीफिक्सेस कौन सा लिखा हुआ है, मिली है, मेगा है, टेरा है, पिको है, नैनो है, माइक्रो है, क्या है, वो देख लिया करें। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके, और प्रीफिक्सेस आपको याद होंगे तो आप उनकी वैल्यूज़ पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो डायग्राम ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये डिस्प्ले हुई हुई आपके सामने है। एम्पलीट्यूड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है एम्पलीट्यूड फाइंड करना तो। और आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, इसकी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फिर रह क्या जाता है पीछे, फिर हम आगे मूव करते हैं। देन सेकेंडली आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं ये एक वर्क एग्जाम्पल है, और उसमें उन्होंने पूछा है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज यूज टू डिस्प्ले द ट्रेस फ्रॉम अ साउंड wave. The time base is set as a 7 microsecond per millimeter. अब माइक्रोसेकेंड पर मिलीमीटर दिया है, और इंटरेस्टिंग बात ये कन्फ्यूजन देखें यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि वो आपको सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे स्केल नज़र आ रहा है और उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है 7 माइक्रोसेकेंड पर मिलीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अब आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है, ये हर्ट्स में भी दी हुई है, ये किलो हर्ट्स में भी दी हुई हैं,
और सिंपल इज दैट आपने फाइंड क्या करनी है, आपने फार्मूला लगाना है टाइम पीरियड का, और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे वन वेवलेंथ कितनी है। अब आप वन वेवलेंथ देख लें कितना सेंटीमीटर आ रहा है, यू कैन सी हियर। एक वेव का जो टाइम बन रहा है आपका, वो कैसे निकालेंगे, इसमें आप बहुत सिंपल टेक्निक है निकालने के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जा सकते हैं, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जा सकते हैं, या एक पूरी एक वेव को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, इसमें 7 माइक्रो सेकेंड है पर मिलीमीटर आपकी सेटिंग टाइम बेस की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने जो आपको स्केल दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है वन डिवीजन का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है भाई, आप इजीली कन्वर्ट कर लें इसको मिली सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। आप उस स्केल के मुताबिक कर लें जो आपको बताया गया है। टाइम बेस क्या सेट हुआ है आपका, 7 माइक्रो सेकेंड पर मिलीमीटर। चलें चेक करते हैं कि हमारी वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ हमारी कितनी है, अब इसमें इन्होंने जो वेवलेंथ निकाली है बताया कि 6 सेंटीमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो बहुत सिंपल टेक्निक है ये तो। लेकिन देखें बात ये है कि आप इसमें ना वहाँ से उठाएं, एक कोई ब्लॉक से स्टार्ट करें। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जो मैंने रेड लाइन लगाई है, तो मैं देखता हूँ इस जैसा पार्ट मुझे अब वेव में कहाँ नज़र आ रहा है। वो मुझे नज़र आया यहाँ पे, ये देखें दोबारा से मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, तो ये मैंने 3 डिवीजन ले लिए, यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ गए। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने वही वाले पिक कर लिए जो उन्होंने पिक किया, तो कोई और से भी पिक कर सकते थे। हाँ तो यार कोई और से पिक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं ये वाला पिक कर लेता हूँ अगर मैं चाहता हूँ। ये सर्कल मैंने जहाँ से किया, अब यही पॉइंट जो मैंने सर्कल किया है, ये पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरह का पॉइंट, लेकिन लाइन मैंने ये पिक की है, ये वाली लाइन जिसको मैं थोड़ा सा पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइन टू लाइन मूव करने में ज़रा आसान रहेगा ना। तो अब दूसरी लाइन तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं, तो ये जो पॉइंट मुझे मिला दूसरी लाइन पे वो यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरह का पॉइंट है जो वेव की ये शेप बन रही है। अब इन दो लाइन के दरमियान भी आप देख रहे हैं तो आपको सेम वही 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 बॉक्सेस मिलेंगे, और एक डिवीजन 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मली कैम्ब्रिज भी वैसे आपके साथ चलाकियाँ करता रहता है, नॉर्मली तो ये 1 सेंटीमीटर ही कहते हैं और मैक्सिमम आपको 1 सेंटीमीटर ही नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 सेंटीमीटर कह दिया। चले कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई मसला नहीं है। तो आपके पास ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर में, तो कोई मुश्किल बात नहीं यार। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 60 मिलीमीटर हो जाएंगे। इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात आ गई। 60 मिलीमीटर आपके पास ये हो गई, ये आपकी वेवलेंथ आ गई है, ठीक है। अब आप चलते हैं कन्वर्ट करने के लिए कि ये आपके पास यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है इस वेव का। तो हम टाइम पीरियड निकालते हैं। ये हमें मालूम हो गया 60 मिलीमीटर है। स्केल का हमें उसने बताया था 7 माइक्रो सेकेंड है 1 मिलीमीटर में। कितने मिलीमीटर में, दोबारा सुन लें, 1 मिलीमीटर में। और अभी जो मैंने रेस किया वो 60 मिलीमीटर था, याद रखिएगा, और नहीं यकीन तो पीछे रिवाइंड करके चेक कर लें, ठीक है। 7 माइक्रो सेकेंड। अब 7 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। मैंने कहा ना जगह जगह प्रीफिक्सेस आपके साथ रहेंगे, प्रीफिक्सेस आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 7 माइक्रो सेकेंड आ गया। अब टाइम पीरियड आ गया 7 × 10⁻⁻6। ये आपका आया है वो टाइम 7 माइक्रो सेकेंड जो 1 मिलीमीटर का है पर मिलीमीटर, ठीक है। अब आपके पास तो आए थे 60 मिलीमीटर, आपने चेक करना है कि 60 मिलीमीटर फिर कितने टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अगर 1 मिलीमीटर 7 माइक्रो सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो 60 मिलीमीटर कितने टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल आपका टाइम पीरियड आ गया, दैट इज 4.2 टाइम 10⁻⁻4 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मालूम करना तो कोई मसला ही नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये आपके पास 1/t के इक्वल होता है, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। आपने इसको डिवाइड किया और आपको फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई 2.4 किलो हर्ट्ज आ गई है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। डेरिवेशन ऑफ द v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसका डेरिवेशन वैसे आपने ओ लेवल के अंदर तो उसका सिंपल वो पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन, किसको अप्लाई कैसे किया जाता है, जहाँ पे v स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। लेकिन अगर ड्राइव करने के लिए भी आ जाए तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ तो है नहीं, सच एस बहुत ही सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहीं पे साइड पे ड्राइव कर देता हूँ आपको और बता भी देता हूँ कि कैसे ड्राइव करना है। आपसे कहा जाता है कि एक वेव है जो मूव कर रही है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये इसने एक वेव ने ट्रैवल किया, ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया दिस इज़ अ 1 वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ के इक्वल है डिस्टेंस उसका। और अगर मैं कहूँ कि ये जो टाइम है, टाइम कितना होगा, ये डिस्टेंस उसका 1 वेवलेंथ के इक्वल है, और यहाँ पे जो टाइम लगा इस वेव को कवर करने में, ऑब्वियसली वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा। स्पीड का बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, जो आप पढ़ते हुए आए हैं काफ़ी अर्से से। और डिस्टेंस की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ लैम्डा, और ये लैम्डा कवर हुआ कैपिटल टी में। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू λ/t, और लैम्डा इंटू 1/t अगर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1/t किसके इक्वल होता है, अभी तो हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। इस तरह ये रिलेशन आपका आ जाता है, ठीक है गाइस। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है और उसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप बात करते हैं कहीं पर भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशनशिप की है, कि अगर स्पीड यहाँ पे देख लें कांस्टेंट होती है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं।
जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ कम हो जाएगी, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इसको आप खुद भी कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं इजीली। अब आ जाए इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी बेसिकली आपके पास जो एनर्जी है, इसको हम इस तरह भी कहते हैं, एनर्जी पास थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, ये भी कहलाती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि भाई एनर्जी के बारे में इंटेंसिटी, तो सर आप एनर्जी कह रहे हैं, तो पावर लिखा हुआ है, तो क्या हुआ लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया अगर लिखा हुआ है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या चीज़ होती है इटसेल्फ, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर डालें तो वो पावर होती है। तो उसको आप पावर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपकी इंटेंसिटी आ गई, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। तो इंटेंसिटी बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जा सकती है और इंटेंसिटी आपके पास पावर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जा सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक हो गया गाइस। सेकेंडली, ये तो पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस की हुई, तो उसके वॉट यूनिट्स भी सिंपल होते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, दूसरी एक और बात जो सुन लें कि आपका जो इंटेंसिटी का रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन किस तरह से, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोबारा देख लें, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस इसका है, दिस वन इज एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, लेकिन स्क्वायर के, और फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, ये दो रिलेशन है जो आपको हेल्प आउट करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं ये रिलेशन। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर आप कहीं पर भी कोई भी दो वेव अगर आपको दी जाएँ और आपसे उनके दरमियान पूछा जाए कि भाई बताएं, एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एक का एम्पलीट्यूड कम है, बताएं इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप वहाँ पे रेशो मेथड लगा के इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, एक तरफ इंटेंसिटी आपके पास होनी चाहिए, एक तरफ एम्पलीट्यूड होना चाहिए, लेकिन जो भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप लेंगे, 2 लेंगे या 3 लेंगे, वट एवर जो भी है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इंटेंसिटी एक वेव की आपको बताई हुई कि जी वो 5 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो बताएं जब 3 होगी, सॉरी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 होगी तो कितना होगा, तो आप सिंपल रेशो मेथड लगाएं और उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो रेशो मेथड पसंद नहीं आता, तो भाई ठीक है, कोई मसला नहीं, आप ये वाली इक्वेशन लिख लें, I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 और इन पे स्क्वायर लगाते हैं। ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में जब भी दो वेव आ जाएं डिफरेंट इंटेंसिटी की, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ, तो आपके पास एक वेव, उसको 1 कह दें, उसकी इंटेंसिटी I1 हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड A1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी वेव जिसकी इंटेंसिटी I2 है, उसका एम्पलीट्यूड A2 हो जाएगा और उस पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी अननोन हो सकता है भाई, I1 भी अननोन हो सकता है, A1 भी अननोन हो सकता है, I2 भी अननोन हो सकता है या A2 भी अननोन हो सकता है। तो ये तो आपने सोच लेना है कि क्या अननोन होगा और वही आपने फाइंड करना है। बाकी वैल्यूज़ गिवन होंगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि वो वैल्यूज़ आपको नंबर की फॉर्म में नहीं देता, वो टाइम्स की फॉर्म में दे देगा। वो आपको कह सकता है कि भाई जो दूसरी वेव्स है उसका तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ द, मिसाल के तौर पर यहीं पे मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। आपको कहा जाता है एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी जो है वट एवर 9 हो गई है, कुछ भी है, और उस वेव, ये इंटेंसिटी 9 हो गई है उसकी, आपने फाइंड करनी है I1, और उस जिसकी सेकंड वेव है उसकी जिसकी इंटेंसिटी 9 हो गई है, उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो जो है ना A1 का 2 टाइम्स है, A1 का 2 टाइम्स है। तो भाई मैंने A2 की जगह 2 टाइम्स ऑफ द A1 लिख के उसका स्क्वायर कर दिया, इसमें क्या मुश्किल बात है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, तो ये तो बहुत आसान हो जाता है। अब A1 का स्क्वायर ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी A1 स्क्वायर आ रहा होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, A1 का स्क्वायर A1 के स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 ये आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी। तो देखें ये चीज़ें आपको हैंडल करने आनी चाहिए, क्योंकि अब आप ए लेवल्स कर रहे हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, और ये आपको बहुत मैंने सिंपल तरीके से बता दिया है, बहुत सारे ऑप्शंस दे के बता दिया। जो ऑप्शन आपको पसंद आए कर लें और उसको रिवाइंड करके देखना चाहें देख लें। इसी तरह से इंटेंसिटी का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ भी बनता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइज वेरी वेल। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, चलें। सेकेंडली ये देख लें यहाँ पे, अब अगर कहीं पे कोई ऐसी सोर्स है, जैसे नॉर्मल अगर मैं साउंड की बात करूँ और कहीं मैं यहाँ पे खड़ा होकर शाउट करता हूँ, तो मेरी जो आवाज़ है वो हर तरफ जा रही होगी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, यहाँ भी जा रही होगी, यहाँ भी जा रही होगी वेव्स, ठीक है ना, यहाँ भी जा रही होंगी वेव्स, यहाँ भी जा रही होंगी। तो ये आपके पास आपकी इंटेंसिटी है जो जा रही होगी। और वो अलग बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। और जब हम रिलेशनशिप, अब देखें अभी हमने बात की थी कि पावर ओवर एरिया होता है, तो पावर तो आ गई P, और एरिया अगर ये देखें तो स्फेयर बन गया पूरा कंप्लीट।
स्फीयर का फार्मूला आप ओ लेवल से पढ़ते आए हैं, आपने मेंसुरेशन में भी किया होगा, मुझे नहीं पता किसी ने मेंसुरेशन इस तरीके से की है नहीं की है, लेकिन स्फीयर जो होता है उसका पूरा एरिया अगर निकाला जाए तो 4πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी पावर ओवर 4πr² आ जाएगी। रेडियस के साथ इसका रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और 1/r² है। यानी रेडियस का मतलब वो है कि डिस्टेंस, जैसे देखें इसका ये जो डिस्टेंस है ना, ये रेडियस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस इसका इंक्रीज होगा इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, और इन्वर्सली नहीं है, आर का स्क्वायर है तो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। थोड़े से डिस्टेंस से इंक्रीज होने से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ अगर सिंपल आर होता ना, स्क्वायर नहीं होता, तो फिर प्रॉपरली डिक्रीज आ रहा होता इंटेंसिटी के अंदर, लेकिन स्क्वायर के आने की वजह से आपके पास जो है वो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे उन्होंने ये सेंटेंस भी लिखा है यहाँ पे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि जब एनर्जी आप अगर अपनी जो एनर्जी निकालते हैं उसको डबल डिस्टेंस पे ले जाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे भाई एनर्जी हाफ हो जानी चाहिए, तो हाफ नहीं होती भाई, वो 1/4 हो जाती है, मतलब हाफ का भी हाफ, क्योंकि उस पर स्क्वायर मौजूद है। और स्क्वायर की वजह से जब आप उस वैल्यूज़ को कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट होने के बाद हाफ होने के बजाय 1/4 आंसर शो करती है। इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये बात अभी मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ था, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हो, दो वेव्स आ गई हैं, एक वेव्स क्यू आ गई है, एक वेव पी आ गई है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना यहाँ होने वाला है भाई। मसला ये है यहाँ पे कि प्रॉब्लम इज़ दैट दोनों की फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट, एम्पलीट्यूड भी है डिफरेंट। ठीक है, एक वेव क्यू है तो उसकी मुझे फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है कि वो है ज़्यादा, और वेव पी की फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है कम, क्योंकि वेव क्यू का जो टाइम पीरियड है ना वो आपके पास ज़्यादा है, और वेव पी का जो टाइम पीरियड है वो कम है। ठीक है ना, तो जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, वैसे एक बात बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे। जो इंटेंसिटी है वो दोनों पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। अब हो क्या रहा है, वेव क्यू का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हम मान सकते हैं कि चलें जी वेव क्यू की जो इंटेंसिटी है मे बी वो वेव पी से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है ना, इस बात को आप बेशक दोबारा सुन लीजिएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि वेव पी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो फिर क्या हुआ कि वेव पी की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब वो डबल आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी अगर डबल है वेव पी की तो फिर इसकी इंटेंसिटी डबल होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने जो एम्पलीट्यूड के हवाले से देखा तो हम देख रहे थे उसकी इंटेंसिटी डबल होनी चाहिए वेव क्यू की। तो इट मीन्स उधर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, इधर एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है। तो अगर मैं नेट इम्पैक्ट लगाऊं और एक मेंटल मैथ करूं तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सचेस कोई इंटेंसिटी में चेंज नहीं होगा। लेकिन मे भी फिर भी इसको चेक कर लेते हैं भाई कि क्या रीज़न है, कि किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा इसी तरह की सिचुएशन आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी तो आ सकती है। जैसा कि आप लोग कहते रहते हैं कि लेवल्स के क्वेश्चन ही आपके जो हैं वो ट्रिकी आ जाते हैं। तो फिर आप देखें किस तरह करेंगे, चेक करते हैं जी इसको। अच्छा जी, अब ये बात तो दो रिलेशन आपको अच्छी तरह पता है कि इंटेंसिटी इज़ द प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, इंटेंसिटी इज़ द प्रोपोर्शनल टू द एफ स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ तो एम्पलीट्यूड में अगर हम देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द पी, जैसे देखें मैंने अभी आपके सामने बात की, इसका जो एम्पलीट्यूड है ना पी का, दोबारा देख लें आप डायग्राम को, एम्पलीट्यूड जो है पी का वो हाफ है, एम्पलीट्यूड क्यू का डबल है। एम्पलीट्यूड जो है क्यू का वो डबल है किसके मुकाबले में, पी के। ठीक हो गया। अभी जैसे मैंने आपको पहले एक बात बताई थी। चलें जी, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं और अभी देखते हैं कि इंटेंसिटी को हम कैसे कंपेयर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्यू का इज़ अ 2 टाइम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पी। इन्होंने पता नहीं कैसे किया हुआ है, इसमें इन्होंने जो रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको अपने तरीके से ही करना चाहूँगा फार्मूला लगा के। तो यहाँ पर मेरे पास मैं एम्पलीट्यूड ऑफ द क्यू लिखूँगा और ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ द पी लिख देता हूँ। ठीक है, इज़ इक्वल टू 2/1। ठीक हो गया जी। अगर देखें ये मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, या एम्पलीट्यूड मैंने फाइंड करना है, लेट्स सपोज इंटेंसिटी ऑफ वेव, अब डिपेंड करता है आप किसकी फाइंड करने जा रहे हैं, पी की फाइंड करने जा रहे हैं या क्यू की। इन्होंने पी की फाइंड की, चले मैं भी पी की फाइंड कर लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप क्यू की भी फाइंड कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द पी ओवर इंटेंसिटी ऑफ द क्यू, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पी ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ द क्यू, और इस पर स्क्वायर होना ज़रूरी है। अब मुझे तो स्क्वायर चाहिए ना, क्यू पे भी और पी पे भी, तो मुझे करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। इन दोनों पे स्क्वायर किया मैंने, तो मेरे पास ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द क्यू का स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ द पी का स्क्वायर 4/1। क्या ख्याल है, ये 4/1 ही आएगा ना।
अच्छा, ये तो एम्पलीट्यूड क्यू का स्क्वायर आया ओवर एम्पलीट्यूड पी का स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया एम्पलीट्यूड पी स्क्वायर ओवर एम्पलीट्यूड क्यू स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द पी स्क्वायर ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ द क्यू स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 1/4 के। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। तो अगर मैंने इंटेंसिटी निकालनी है पी की, तो वो जो इंटेंसिटी है 1/4 है किसके? इंटेंसिटी ऑफ द क्यू के। जो बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है इंटेंसिटी ऑफ द वेव पी इज़ 1/4 ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द क्यू, लेकिन डायरेक्ट कर दिया। ये मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया, वही टेक्निक यूज़ की है मैंने जो आपको ऊपर बताई थी। ठीक है गाइस, इसको बेशक दोबारा देख लीजिएगा। अब ये सेंटेंस ये इनका क्लियर है। हाँ, वेव ऑफ द पी जो है इसकी इंटेंसिटी जो है 1/4 ऑफ द इंटेंसिटी है वेव क्यू के। इसी तरह से हम दूसरी फ्रीक्वेंसी को अब रिलेट करने जा रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी को भी इसी तरह से रिलेट करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है पी की वो 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यू है। तो अभी भी हम दोबारा इंटेंसिटी ऑफ वेव निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्यू। दोबारा देख लें, मैं आपके सामने निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ कि जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द पी इज़ 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू। ठीक है, तो वही बात है कि इंटेंसिटी ऑफ द पी ओवर इंटेंसिटी ऑफ द क्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द पी ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू। क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल भी नहीं भाई, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लाजमी लगाना पड़ेगा। अब मुझे चाहिए एफ पी का स्क्वायर ओवर एफ क्यू का स्क्वायर, और मेरे पास तो ये रिलेशन है, तो उसको मैं बना नहीं सकता कि एफ पी का स्क्वायर एफ क्यू का स्क्वायर। तो भाई अभी आपको चीज़ें बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाएंगे इसको? अब आप एफ पी का स्क्वायर और एफ क्यू का स्क्वायर सिंपल स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ। तो यहाँ पर जब आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एफ पी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 एफ क्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा एफ पी स्क्वायर ओवर एफ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या किया? एफ पी स्क्वायर ओवर एफ क्यू स्क्वायर की जगह 4 लिख दिया। तो बस आपने 4 लिखना था यहाँ पर, तो ये आई क्यू जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बता रहा है रिलेशन की जो इंटेंसिटी है पी यू की, ये तो 4 टाइम्स है आई क्यू के। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब हमने आई पी की दोनों इंटेंसिटीज़ निकालनी, एम्पलीट्यूड के साथ भी निकाली और फ्रीक्वेंसी के साथ भी। एक जगह उसने हमें बताया कि आई की जो पी आई इंटेंसिटी जो है वेव पी की वो 1/4 है क्यू का, और एक जगह उसने बताया कि इंटेंसिटी जो है पी की वो तो 4 टाइम्स है क्यू का। तो हमने अब यहाँ पर इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करना है। कंबाइन करके लिखना है कैसे? ये कंबाइन, ये बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इस तरह का, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है, मैंने फिर भी आपको बता दिया था कि कॉम्प्लिकेशंस ना रहे कोई। इंटेंसिटी ऑफ द पी आपके पास जो है इस प्रोपोर्शनल टू द 1/4 भी आ रही है क्यू का और 4 भी आ रही है, दोनों आ रही हैं इंटेंसिटी ऑफ द क्यू के। ठीक है, तो 1/4 4 से कट गया, तो इंटेंसिटी ऑफ द पी इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द क्यू। इट मीन्स कि यहाँ पर इक्वल है ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको कहा था मेंटल मैथ कर लें इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे देख लें आपके सामने इक्वल आ चुका है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू गाइज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम मूव करते हैं फर्दर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द ट्रांसफर्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ी हुई है कि परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, और जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में होते हैं वो पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं, कॉम्प्रेशन एंड द रेयरफेक्शन फॉर्म करते हैं। एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन तक का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाता है, और एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन तक का डिस्टेंस वो भी वेवलेंथ कहलाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं पोलराइजेशन की। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में एक डिफरेंस होता है कि ट्रांसवर्स वेव आप पोलराइज होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो पोलराइज नहीं होती। अब पोलराइजेशन क्या चीज़ है उसके बारे में मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये वही चीज़ें आ गई हैं जो आपकी ओ लेवल्स की थी, यहाँ पे दोबारा से वेवलेंथ आ गई है, और ये एक उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को किसके फॉर्म में? ट्रांसवर्स फॉर्म में। और ये देख लें, जहाँ कंप्रेशन है उसके ऊपर आपके सामने क्रस्ट आ रहा है, जहाँ रेयरफेक्शन है यहाँ पे इन्होंने शो किया है। ठीक है जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी एक ट्रांसवर्स वेव की इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये आपके सामने एक और एग्जांपल है, वर्क एग्जांपल, और ये मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, ये आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई सी मुश्किल चीज़ नहीं है। वेवलेंथ फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है आपने, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। डॉपलर शिफ्ट, हाँ ये आपके साथ नई चीज़ है, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, ये लेवल्स में नहीं थी। डॉपलर इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, ये क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास एक सोर्स है जो कि साउंड इमिट कर रही है या कोई वेव्स इमिट कर रही है, और वो सोर्स या तो आपसे दूर जा सकती है या आपके करीब आ सकती है, दो बातें होंगी। आप ऑब्जर्वर हैं, आप साउंड की बात कर लेते हैं, आपके लिए साउंड है जो साउंड आप सुन रहे हैं, और वो साउंड उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, लेकिन वो वेव जब आपसे दूर जाती है या वो वेव्स आपके करीब आती है तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है ज़रा देखिएगा। मिसाल के तौर पे अब आपके पास वो वेव आ गई है,
ये देखें सोर्स आपके करीब मूव कर रही है। जब सोर्स ने करीब मूव करना शुरू किया तो यहाँ जो पर्सन है, अगर आप देखें दो तरफ पर्सन है, मैं दोनों तरफ पर्सन को मान लेता हूँ। एक तरफ जो है वो मिसाल के तौर पे खालिद साहब खड़े हुए, एक तरफ जो है वो आरिफ साहब खड़े हुए। तो यहाँ पर लेट सपोज आरिफ साहब खड़े हैं, यहाँ खालिद साहब खड़े हैं। तो खालिद साहब के लिए तो वेवलेंथ देखें, ये सोर्स इधर मूव कर रहा है टूवर्ड्स आरिफ साहब, तो एक ही तरफ मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है जनाब, ये सिचुएशन देखें तो ये वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है और फ्रीक्वेंसी यहाँ डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो खालिद के लिए तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है यानी कि पी के लिए, और जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी शुरू हो गई है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है, वेवलेंथ में भी चेंज आया है। तो ये वेवलेंथ की चेंज आने की वजह से ही फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है। तो आपके पास अब जो फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिफरेंट होगी उस फ्रीक्वेंसी से जब वो आपके पास मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट में था। वो फ्रीक्वेंसी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक फार्मूला है जो हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ये बात उन्होंने मेंशन कर दी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। जब वो मूव कर रहा है और डिक्रीज हो रही है, वो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, वो सिंपल फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। और वेवलेंथ के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो वेवलेंथ अगर शॉर्टर होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो भाई पिच के बारे में आप ओ लेवल्स में पढ़कर आए हो कि फ्रीक्वेंसी अगर हाई होती है तो हाई पिच होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है तो लो पिच होती है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस बारे में बात करना तो फिर भी देख सकते हैं, टेबल आपके नजरों के सामने लिखा हुआ, आप इसको पॉज करके देख लें और इसमें कोई मसला नहीं है। आंसर क्या होगा वो खुद आप देख लें, फाइंड कर लें, बहुत ही सिंपल सा था। लेकिन ये फार्मूला हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से सारी कैलकुलेशन होती है। इवन ये फार्मूला हमें स्टार्स के बारे में बता देता है कि वो स्टार हमसे दूर जा रहा है या करीब आ रहा है, क्योंकि जब कोई स्टार करीब आ रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं, वो डॉपलर शिफ्ट कहलाता है। और अगर वो दूर जा रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो कलर्स की फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हर कलर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे रेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, रेड की फ्रीक्वेंसी आपको पता है कम होती है वायलेट से, और वायलेट की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना, तो इसमें अगर फ्रीक्वेंसी चेंज आ रही होती है तो हमें स्टार्स के बारे में भी पता चल जाता है कि वो हमसे दूर जा रहा है या हमसे वो करीब आ रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन बहरहाल अभी हम साउंड के लिए अगर बात करते हैं तो साउंड में यहाँ पर ये देख लें आपके सामने कि ये जो फ्रीक्वेंसी है अब आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, जो आपके लिए ऑब्जर्व है, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो साउंड इमिट कर रहा था। ठीक है, ये वो सोर्स की जो मूवमेंट है जिससे वो मूव कर रहा है साउंड, वो है। ठीक है, मतलब साउंड की स्पीड हो सकती है, साउंड की स्पीड नॉर्मली मैं अगर बात करूँ 340 होती है एयर में। और ये वी एस क्या चीज़ है भला, तो वी एस यहाँ पे वो सोर्स की स्पीड है जिससे सोर्स ने मूव किया है, कार ने मूव किया है जिस स्पीड से, ये वो स्पीड है। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अब एक और बात सुन लें, यहीं पर ही अगर आपके पास नीचे फ्रीक्वेंसी जो अब मैं कहता हूँ कि आपके पास वो ऑब्जर्वर जो है वो करीब आ रहा है, जब वो करीब आ रहा है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ होनी है। आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज़ होना है। तो v माइनस वी एस ये फार्मूला बनता है जब वो आपको अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है, और अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो दूर जाने पर फिर आपका ये v प्लस वी एस हो जाता है। आपका डिनोमिनेटर वैल्यू v प्लस वी एस हो जाती है, और वहाँ पे आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइज। ये आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पर ये आपकी प्रॉब्लम भी है, ये आप देख लें हुए में। आई होप बहुत आसान से, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अच्छा अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। यू कैन सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वेव्स जो ट्रैवल करती हैं वैक्यूम से भी, और सिर्फ जहाज़ आ रहा है, सॉरी, ठीक है जी, जहाज़ हमसे गुजर जाए फिर हम पढ़ते हैं आगे। ओके, अच्छा जी, तो वो वेव्स जो वैक्यूम से भी ट्रैवल करती हैं, इसका मतलब सिर्फ वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती है, मीडियम से भी ट्रैवल कर जाती हैं, एयर में से भी ट्रैवल कर जाती हैं, वाटर में से भी ट्रैवल कर जाती हैं, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से भी ट्रैवल कर जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वैक्यूम में से ट्रैवल करेंगी, मीडियम में से भी ट्रैवल करती हैं एज वेल। ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्यों कहते हैं, देखिए इसमें दो फील्ड्स आपको नजर आएंगी। एक आपको नजर आ रही है ब्लू कलर से लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और एक आपको रेड कलर से लाइन नजर आ रही है जो कि वर्टिकल एक्सिस पे है। जो ब्लू कलर से नजर आ रही है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो आपको रेड कलर से नजर आ रही है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब कंबाइंड होती हैं तो उनका रिजल्टेंट बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है ना, इसका बिहेवियर, इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इनकी स्पीड सबकी 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, आपको दी हुई भी होती है शीट के अंदर, आप देख सकते हैं। बाकी इसके यूजेस की मैं बात करूँ तो मैं यूजेस में नहीं जाऊँगा, यूजेस ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ओ लेवल्स में भी आपने पढ़े हुए हैं इनके यूजेस, कहाँ कहाँ पे कौन सी रेज यूज़ होती हैं, गैमा रेज के क्या यूज़ हैं, अल्ट्रावायलेट के क्या यूज़ हैं, इंफ्रारेड के क्या यूज़ हैं, माइक्रोवेव के क्या यूज़ हैं, ये देख लें कुछ कुछ यूजेस आपके सामने लिखे हुए हैं।
और यहाँ से आप देख भी सकते हैं रेडियो वेव से क्या यूज़ है, माइक्रोवेव्स हैं। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव में स्टूडेंट्स को एक छोटी सी कन्फ्यूजन रहती है जो मैं यहाँ दूर कर दूँ। दोनों तो ट्रांसमिशन के अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन याद रखें जब स्पेस के ज़रिए से या सैटेलाइट के ज़रिए से जो कोई कम्युनिकेशन करनी होती है नॉर्मली, तो वहाँ पर फिर हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो ये याद रखिएगा। नॉर्मल जो अर्थ के ऊपर ऊपर जो ग्लोब के ऊपर ऊपर ट्रांसमिशन हो रही होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेडियो स्टेशन लगा हुआ है और उस रेडियो स्टेशन से मेरे घर में जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इस रेडियो स्टेशन भी यानी कि ज़मीन पे मौजूद है, मेरा घर भी ज़मीन के ऊपर मौजूद है, तो ज़मीन के ऊपर से ज़मीन पे सिग्नल्स आ रहे हैं, उनमें रेडियो वेव्स आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो हमारे पास एनर्जी है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स होती हैं। बाकी जो है इनके सामने देख लें, यूजेस आपके बिल्कुल नज़रों के सामने लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर, और ये यूजेस आपने अभी नहीं पढ़े हुए या आपने ओ लेवल्स में भी पढ़े हुए, तो अब आप यहाँ पे भी यूज देख सकते हैं, इसको चीज़ चेक कर सकते हैं। बाकी देखें वही चीज़ आ गई जो ओ लेवल्स का था, एडवांस लेवल में वही चीज़ है। अब आप देख लें यहाँ पे रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और सबसे कम वेवलेंथ गैमा रेज़ की है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गैमा रेज़ की और वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी सबसे कम जो है रेडियो वेव्स की आ रही है। अब यहाँ पर सेकेंडली जो चीज़ आ रही है वो ये है कि ये टेबल, हाँ जी, अब देखें कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ती हैं। देखें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी याद करनी पड़ती और बहुत सारे फार्मूले आपको गिवन है, आपको पूरा फार्मूला वहाँ पे शीट से दी जाती है। समटाइम कुछ काफ़ी सारे फार्मूले उसके अंदर लिखे हैं, मैक्सिमम फार्मूले मैं समझता हूँ आपको लिखे भी होते हैं, चंद एक फार्मूले जो आपको याद करने और आप देख लें कौन से फार्मूले लिखे हैं, तो आप वो शीट निकाल लें, आपके सामने नज़रों के फार्मूले लिखे हुए होंगे, वो आप चेक कर लें कौन से लिखे हुए, और जो नहीं लिखे हुए वो आप खुद देख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा आपको याद करनी पड़ती हैं ए लेवल्स में भी, तो वो ये देख लें, ये आपको रेंज मालूम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके यहाँ पे कहीं पे नोट कर लें और लिख लें। ये आपकी यूज़ की जाती हैं, ये आपकी यूज़ होती हैं। ठीक है जी, जस्ट वेट। अब यहाँ पे उन्होंने ABCD ऑप्शन देके पूछ लिया थी कौन सी वेव है, बताएं किस फ्रीक्वेंसी में लाइक करता है, फ्रीक्वेंसी इमिटेड जो है हमारे पास बता दें कौन सा ऑप्शन है। तो आपको अगर याद होगा तो आप ये इसका आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद है तो आप वेवलेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो भाई सबकी सेम होती है, 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगा के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। विजिबल लाइट के बारे में हम बात करते हैं तो वो आपकी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो आपके स्पेक्ट्रम्स आ जाते हैं। पोलराइजेशन क्या चीज़ है, अब आपके पास लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, दिस इज़ अ पोलराइजेशन वेव में। ये पोलराइजेशन क्या है, अब एक बात तो अच्छी तरह समझ लें भाई कि पोलराइज जो होती है ना वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती। अब होता क्या है पोलराइजेशन में कि मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके सामने कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहीं पे शो कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, ये मिसाल के तौर पे ट्रांसफर वाइब्रेशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द वन डायरेक्शन, जिसमें हम ट्रांसफर वाइब्रेशन को या अपनी वेव को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, अब वो दो डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। ठीक है ना, अब वो परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस आर यहाँ पे स्टिल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर। वो तो आपके पास ट्रांसफर वेव के अंदर जो होती है वाइब्रेशन हमेशा इस तरह से ही होती है। अब डिफरेंस बिटवीन द अनपोलराइज्ड एंड द पोलराइज्ड वेव्स आर शोन इन द डायग्राम बिलो। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक मैंने शो किया, ये अनपोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं इसकी ये वाइब्रेशन आपको शो की गई है अनपोलराइज्ड वेव की। लेकिन इसको अनपोलराइज्ड वेव को हम पास करते हैं एक ऐसे प्लेन में से जिसमें हमने एक ऐसी स्लिट बनाई है, या एक ऐसा समझ लें हमने एक कागज़ लिया, उस कागज़ को बीच में से एक ब्लेड से बिल्कुल यहाँ पे हमने एक मार्क से कट कर दिया। ठीक है ना, अगर मैंने कागज़ प्लेन लेके उसमें एक ब्लेड, जो मैं रेड से एक ब्लेड से समझ लें मैंने मूवमेंट की, ये लाइन लगा के कट कर दिया, एक मैंने स्लिट बना दी यहाँ पे। अब सिर्फ़ और सिर्फ इतना वर्टिकल कॉलम ही इस वेव का पास हो सकेगा, जो भी ऊपर आपके पास हॉरिजॉन्टल पार्ट था या इस तरह का पार्ट था या इस तरह का कोई पार्ट इसमें से पास नहीं होगा, यानी कि पार्ट जो पास करेगा वो पार्ट पास करेगा जो वर्टिकल होगा। ठीक है, बाकी हॉरिजॉन्टल पार्ट कोई किसी किस्म का इसमें से पास आउट नहीं हो सकेगा। ठीक है, हाँ ये देख लें, अगर इस तरह से है डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपकी जो वर्टिकली पोलराइज हो जाती है लाइट। हाँ, इस तरह भी हो सकता है कि हम सिर्फ ये इस तरह से लाइन लगाते हैं, ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज करेगा। ठीक है, ये आपके पास जो पोलराइजेशन होगी ये हॉरिजॉन्टली होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी कभी भी पोलराइज नहीं होती, मैंने बार बार ये बात आपको बता दी है। अब ये देख लें आपके सामने, ये देख लें, ये मैंने पोलराइज़र रखा है और इसने लाइट को पोलराइज़ किया। सिर्फ इसने अलाउ किया है वो कंपोनेंट्स जो कि वर्टिकल था, बाकी हॉरिजॉन्टल को उसने ब्लॉक कर दिया है। ये पोलराइज लाइट आ चुकी है आपकी। अब इसी पोलराइज लाइट को जो कि मेरे पास वर्टिकल फॉर्म में आ रही है, अगर मैं ऐसे पोलराइज़र से पास करता हूँ जो कि 90 डिग्री पे मैंने टर्न कर दिया हो, ठीक है ना, तो भाई क्या होगा, अब ये 90 डिग्री पे टर्न करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया।
अब ये वाला जो आपकी लाइट है, ये इसका जो वेव फ्रंट है, ये इसमें से पास करने की कोशिश करेगा। तो अब इसमें तो उसको वर्टिकल स्लेट मिल ही नहीं रही, ठीक है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल स्लेट है, तो कोई वेव इसमें से पास करेगी भाई? नो वेव, कोई लाइट ही नहीं आएगी। तो अब कोई किसी किस्म की कोई लाइट यहाँ पे पास नहीं करेगी। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैंने उसको 90 डिग्री पे टर्न ना किया होता, किसी एंगल पे टर्न किया होता, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको उसी वे जगह पे जाके टर्न करके बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने इसको पूरा 90 डिग्री पे टर्न नहीं किया होता, इसको मैंने यहाँ पे टर्न किया होता, कुछ इतना टर्न किया होता लेट सपोज, तो इसमें से फिर कुछ पार्ट रे का पास करता। अब कितना पास करता वो अलग बात है, वो इतना पास करता जितना कि यहाँ पे देख लें, जितना इसमें से ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मैं इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ी सी वेव इसमें से पास कर जाती है। लेकिन वो जो वेव पास करती, जिसको मैंने रेड लाइन से यहाँ ड्रॉ किया है, ये वाली, इसकी इंटेंसिटी अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होगा, जो भी इंटेंसिटी इसकी होगी, ये आई नॉट है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब थीटा क्या चीज़ है इसमें भला? थीटा वो एंगल है जिस पे आपने इसको टर्न किया था, ठीक है। ये जो वेव है, इसकी इंटेंसिटी जिसको मैंने सर्कल किया, अगर मैंने फाइंड करनी है तो वो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर थीटा अगर नहीं भी दिया हुआ, लेट्स सपोज थीटा की फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, इंटेंसिटी इसकी आई नॉट है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसका इन दोनों का रेशो निकालो तो क्या होगा? तो इसका रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल इज़ दैट, मैं आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, इसको आई नॉट से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा सिंपल रेशो आ जाता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आप उसकी इंटेंसिटी को ओरिजिनल इंटेंसिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो वेव्स इस पोलराइज़र में से निकली है, जो किसी एंगल पे टर्न हुआ है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो आई हो जाएगी, और वो ओरिजिनल इंटेंसिटी यानी आई नॉट का, इसका जिसको आपके सामने सर्कल पे सर्कल किया जा रहा है, ठीक है ना, इसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स होगी। आई होप गाइज दिस वन विल बी क्लियर टू यू, और ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।